$126? सुनकर लगता है ना कि ये बस एक और आम आंकड़ा होगा, पर बिल्कुल नहीं। ये प्रति बैरल तेल की वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग उच्चतम कीमत थी जो तब छुई गई जब समुद्र की सिर्फ 21 मील चौड़ी एक पट्टी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, दुनिया के सबसे व्यस्त रूट्स में से एक अचानक से कंप्लीटली बंद हो जाए तो उसका असर कैसा होगा। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। तो आइए इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उस अभूतपूर्व स्थिति को समझेंगे जिसे 2026 के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। हम देखेंगे कि आखिर इसके मूल कारण क्या थे, चीजें किस तरह से आगे बढ़ीं और पूरी दुनिया पर इसका कितना भयंकर प्रभाव पड़ा। एकदम ग्राउंड जीरो से शुरू करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले बात करेंगे इस ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट की अहमियत पर, फिर देखेंगे वो कैटलिस्ट जिसने इस क्राइसिस को जन्म दिया, उसके बाद डुअल नेवल ब्लॉकेड, फिर इसके ग्लोबल इकोनॉमिक शॉकवेव्स और आखिर में देखेंगे इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट। आखिर ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया का लगभग 25% समुद्री तेल व्यापार और 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी, ये पूरी तरह से इस एक पतले रास्ते पर निर्भर करता है। ये रास्ता ईरान और ओमान के ठीक बीच में स्थित है। अगर हम एशिया के देशों की बात करें जैसे चाइना, तो उनका लगभग 1/3 तेल यहीं से आता है। और यूरोप, वो अपना 12 से 14% एलएनजी कतार से इसी स्ट्रेट के जरिए लेता है। लिटरली दुनिया की लाइफ ब्लड यहां से बहती है। लेकिन बात सिर्फ तेल या गैस तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है। लगभग 30 से 35% यूरिया और 20 से 30% अमोनिया इसी रास्ते से दुनिया भर में पहुंचता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ये 21 मील चौड़ा रास्ता सिर्फ दुनिया की गाड़ियों में ईंधन ही नहीं डालता, बल्कि फार्मिंग सेक्टर को चलाकर हमारी थालियों तक खाना भी पहुंचाता है। एकदम क्रूशल। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, द कैटलिस्ट फॉर क्राइसिस। ऐसा क्या हुआ जिसने इस चिंगारी को आग बनाया? देखिए, सिचुएशन बहुत ही तेजी से एस्केलेट हुई। 28 फरवरी 2026 की बात है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स किए जिसमें अली खामेनी की मौत हो गई। इसके तुरंत बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए और क्लियर ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को शिपिंग के लिए पूरी तरह बंद किया जा रहा है। और बस कुछ ही दिनों के अंदर, यानी 4 मार्च तक, ईरान ने इस स्ट्रेट पर अपने पूर्ण नियंत्रण का दावा कर दिया। इस एस्केलेशन का असर ग्राउंड पर, या कहूं समुंदर पर, तुरंत दिखने लगा। वॉर रिस्क इंश्योरेंस रेट्स अचानक आसमान छूने लगे। क्राइसिस से ठीक पहले जो इंश्योरेंस सिर्फ 0.125% पर था, वो सीधा 4 से 6 गुना तक जंप कर गया। इसे ऐसे समझिए, बड़े ऑयल टैंकर्स के लिए इसका मतलब था कॉस्ट में ओवरनाइट $2.5 लाख का उछाल। जोखिम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कई मेजर शिपिंग कंपनीज ने तुरंत वहां से अपने जहाज निकालने पर पूरी रोक लगा दी। और यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, द डुअल नेवल ब्लॉकेड। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व स्थिति थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रास्ते को फिजिकली ब्लॉक करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने ड्रोन्स, मिसाइल्स और स्पीड बोट्स के जरिए लगभग 17 व्यापारिक जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा समुद्र में माइंस बिछा दिए गए, जो एक बिल्कुल छिपा हुआ खतरा था, जिसकी वजह से एक यूएई टग बोट भी डूब गई। और सिर्फ फिजिकल अटैक्स ही नहीं, सैटेलाइट नेविगेशन और सिग्नल्स को स्पूफ और जैम करके वहां से गुजरने को वर्चुअली इम्पॉसिबल और अत्यंत खतरनाक बना दिया गया। इस ड्यूअल ब्लॉकेड के कॉन्सेप्ट को मूल रूप से समझना काफी जरूरी है। हुआ ये कि एक तरफ तो ईरान ने स्ट्रेट को ब्लॉक करने की कोशिश की और यूएस या एलाइड जहाज़ों को टारगेट किया, लेकिन इसके जवाब में 13 अप्रैल से यूएस नेवी ने ईरानियन पोर्ट्स का ही ब्लॉकेड करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन जहाज़ों को इंटरसेप्ट करना शुरू किया जो ईरान को इस स्ट्रेट से निकलने के लिए टोल दे रहे थे। तो टेक्निकली दोनों तरफ से रास्ता कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका था। लेकिन इन बड़े आर्थिक आंकड़ों और मिलिट्री स्टैंड ऑफ के पीछे एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी पनप रही थी। यूनाइटेड नेशंस के आकलन के मुताबिक लगभग 20,000 मैरिनर्स और 2,000 जहाज पर्शियन गल्फ में बुरी तरह से फंस गए थे। ये लोग बस अपना काम कर रहे थे और बिना किसी गलती के एक बेहद अस्थिर और एक्सट्रीम वॉर जोन में कैद होकर रह गए थे। और इसी दौरान सिचुएशन थोड़ी सरील भी हो गई। 6 बड़े लग्जरी क्रूज शिप्स, जिन पर करीब 15,000 आम टूरिस्ट सवार थे, वो भी इस क्रॉस फायर में फंस गए।
सोचिए, मेन्स शिप 4 और MSC यूरेबिया जैसी आलीशान शिप्स पर छुट्टियां मनाने निकले लोग अचानक से माइनफील्ड्स के बीच जकड़ गए थे और उन्हें IRGC फोर्सेस की तरफ से रेडियो पर सीधी धमकियां मिल रही थी। एकदम अनबिलीवेबल सिचुएशन थी। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉकवेव्स। इस डिसरप्शन ने दुनिया की इकोनॉमी को कैसे झंझोड़ कर रख दिया। तेल मार्केट के इतिहास में 1970s के बाद ये सबसे बड़ी रुकावट मानी जाती है। जब वहां से टैंकर ट्रैफिक ऑलमोस्ट जीरो हो गया तो उसका असर बाकी दुनिया पर पड़ना ही था। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें तीर की तरह ऊपर गईं। मार्च के शुरू में ही ये $100 पर बैरल को पार कर गईं और अपने पीक पर सीधा $126 तक पहुंच गईं। ये इतिहास के किसी भी हाल ही के युद्ध से ज्यादा तेजी से आने वाला प्राइस शॉक था। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इसका असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहा, इसने एक डोमिनो इफेक्ट ट्रिगर कर दिया। दुनिया के टॉप एल्यूमिनियम स्मेल्टर बहरेन को अपना उत्पादन कटाना पड़ा। यूरिया, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, उसकी कीमत लगभग 50% बढ़ गई, जिसने यूएस में मक्के की फसल और ग्लोबल फूड प्राइसेस को खतरे में डाल दिया। दुनिया की 1/3 हीलियम प्रोडक्शन वहीं रुक गई और रोजमर्रा की चीजें, कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स में पेट्रोल $5 पर गैलन का आंकड़ा भी क्रॉस कर गया। हर एक सप्लाई चेन इससे डायरेक्टली हिट हो रही थी। और ये आंकड़ा देखिए, 10 मिलियन यानी 1 करोड़। ये वो नंबर है जितना तेल गल्फ अरब स्टेट्स को हर दिन उत्पादन करना कम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो तेल वहां से एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा था, उसे स्टोर करने के लिए उनके पास कंटेनर्स और टैंक्स में जगह ही नहीं बची थी। इसने सप्लाई की पूरी लिंक को तोड़कर रख दिया। आखिर में आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। पूरी दुनिया ने इस तबाही पर कैसे रिएक्ट किया? सच कहूं तो इंटरनेशनल रिस्पांस काफी बनता हुआ था। यूएस ने अल्टीमेटम्स इशू कर दिए कि वो ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन देशों ने डायरेक्टली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने के बजाय ऑपरेशन एस्पाइड्स के तहत अपने जहाज़ों को डिफेंड और एस्कॉर्ट करने के बारे में विचार किया। और इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों ने अपने तेल टैंकर्स के सुरक्षा के लिए गल्फ ऑफ ओमान में सीधे अपने नेवल डिस्ट्रॉयर्स डिप्लॉय कर दिए। सभी अपने अपने तरीके से डैमेज कंट्रोल में लगे थे। लोग अब इस स्ट्रेट को बाईपास करने के नए और डेस्परेट तरीके ढूंढने लगे। सऊदी अरेबिया और यूएई ने पाइपलाइन के जरिए अपना ऑयल रीरूट तो किया, पर समस्या ये थी कि वो रोजाना 20 मिलियन बैरल्स के बजाय सिर्फ 9 मिलियन बैरल्स ही हैंडल कर सकते थे। कुछ देशों ने डिप्लोमैटिक रास्ता चुना, जिसके बाद ईरान ने चाइनीज, रशियन और इंडियन जहाज़ों को गुजरने दिया, और कुछ शिप्स को तो एक नए ईरान द्वारा कंट्रोल किए गए चैनल से गुजरने के लिए $2 मिलियन तक का मैसिव टोल भरना पड़ा। मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था। और ये टाइमलाइन देखिए, ये ब्रिलियंटली दर्शाती है कि डिप्लोमेसी कितनी केओटिक हो चुकी थी। 8 अप्रैल को आखिरकार एक अस्थायी सीजफायर पर सहमति बनी। 17 अप्रैल को ईरान ने ऐलान भी कर दिया कि स्ट्रेट अप शिपिंग के लिए खुल गया है। लेकिन अगले ही दिन 18 अप्रैल को यूएस नेवल ब्लॉकेड जारी रहने का हवाला देते हुए ईरान ने स्ट्रेट को वापस बंद कर दिया। एक बार फिर से ग्लोबल शिपिंग उसी डेंजरस और पैरेलस लिम्बो में जाकर अटक गई जहां से शुरू हुई थी। यूनाइटेड नेशंस में यूएस एम्बेसडर का ये बयान एक्चुअली इस पूरे मुद्दे के कोर को डिफाइन करता है। उनका कहना था कि कोई भी देश सिर्फ एक इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ते के पास बैठे होने की वजह से पूरी दुनिया को हॉस्टेज यानी बंधक नहीं बना सकता। ये पूरी डिबेट मैरिटाइम लॉ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और स्ट्रेट की बाउंड्रीज को अपने हिसाब से रीडिफाइन करने की कोशिशों के इर्द गिर्द घूमती रही। दोनों पक्षों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स थे और इस इम्पास ने दुनिया की इकोनॉमी को रोक के रख दिया। अपने इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर पानी की सिर्फ 21 मील की पट्टी पूरी दुनिया के व्यापार को इस तरह पूर्ण रूप से पैरालिसिस कर सकती है, तो आधुनिक दुनिया को रोजाना चलाने वाली हमारी ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स आखिर कितनी नाजुक हैं। इस क्राइसिस ने दिखा दिया है कि दुनिया कितनी क्लोजली कनेक्टेड है और यही कनेक्शन कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे इस सेशन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।